हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा और आपने एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो पहले उस वीडियोज़ को सारे के सारे वीडियो देखिए, बार बार देखिए और एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई भी मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, ये कौन से पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बात हम लोग इसको आंसर देते हुए और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैटर किस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये सबसे पहली बार दिए थे जॉन डाल्टन। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जो कि हम लोग 9th में भी पढ़े हैं और 11th के पहले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, क्या उनका है एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट उनका क्या था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, जो उन्होंने डिटेल से इसको समझाया था कि कोई भी मैटर किस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल जो होता है डाल्टन के अकॉर्डिंग वो एटम होता है। जितने भी मैटर हैं, जैसे ये डस्टर है, ठीक है, तो ये डस्टर छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। हम इसको अगर डिवाइड करना, काटना शुरू कर दे तो काटते 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 सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होगा, एक तो समय ऐसा आएगा ना कि जिसको हम फर्दर नहीं काट सकते हैं। तो जिसको हम फर्दर नहीं काट सकते हैं वो छोटा पार्टिकल्स आपका एटम कहलाएगा। एटम कांट बी डिविजिबल। एटम एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक टॉम वर्ड होता है, टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, और इसको अपोजिट बनाने के लिए ए लगा दिया गया तो एटम हो गया, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल्स है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था कि मैटर जो होता है वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये था कि किसी भी एलिमेंट में ढेर सारे एटम होते हैं और सेम टाइप के एटम होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट होगा उसमें सारे के सारे एटम्स सिमिलर होंगे, सेम टाइप के होंगे। ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शन, जैसे शेप, साइज, मास, कलर, जिस प्रोपोर्शन में भी आप लेंगे तो सारे के सारे सिमिलर होंगे। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे इन ऑल प्रोपोर्शन। इन ऑल प्रोपोर्शन कहने का मतलब है कि अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं और इधर हीलियम ले लीजिए या फिर लिथियम ले लीजिए, तो हाइड्रोजन का एटम और लिथियम का एटम ये सारे के सारे प्रोपोर्शंस में डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम का मास कुछ और होगा, हीलियम एटम का मास कुछ और होगा, इसका शेप कुछ और होगा तो इसका शेप कुछ और होगा। ठीक है, मतलब जिस रेशियो में भी लेंगे तो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन क्या था? फोर्थ वन ये था कि अगर सेम टाइप के एटम्स, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करेंगे और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे H2, दो हाइड्रोजन का एटम आपस में मिला और H2 का फॉर्मेशन किया, दोनों का दोनों हाइड्रोजन। Cl2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन एटम से आपस में कंबाइन किया, Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। P4 मतलब फास्फोरस का 4 एटम आपस में कंबाइन किए और एक फास्फोरस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एसेट 8 सल्फर के एटम आपस में कंबाइन किए और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, सल्फर मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके फ्रीली एग्जिस्टेंस बनाते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और वहीं पे अगर डिफरेंट डिफरेंट का एटम्स आपस में एक डेफिनिट रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग H2O ही ले लें, सबसे सिंपल, पानी जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन 2 है और एक ऑक्सीजन है, तो ये दोनों एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किए हुए हैं, और जब ये फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो ये कंपाउंड कहलाते हैं। तो H2O एक कंपाउंड होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन करके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बातें जो थी ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डिटेल से उन्होंने समझाया था
कि आखिर कोई भी मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और उसके बारे में आगे हम लोग कैसे बता सकते हैं। ठीक है। हालांकि एक इंडियन साइंटिस्ट थे कनद ऋषि। कनद ऋषि ने जितने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने एटम्स का इस्तेमाल किया था, उन्होंने परमाणु का इस्तेमाल किया था। जहाँ इन्होंने मॉलिक्यूल कहा वहाँ उन्होंने अणु कहा, अणु परमाणुएशन। तो जितने सारे थ्योरी उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखे हुए थे वो सारे के सारे कनद ऋषि ने संस्कृत में लिखा हुआ था, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे। लेकिन कहीं पे भी हम लोग को उसका रिकग्निशन नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो उस जमाने की बात था जब कनद ऋषि थे, उस समय फेमस, उस जगह पे ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये मान के चला जा रहा था कि उन्होंने ही किया होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ था। इसलिए इनका रिकग्निशन कहीं नहीं मिला कि कनद ऋषि ने इन सारे पॉइंट्स को किए हुए हैं। जबकि जॉन डाल्टन ने, ये हम लोग सबको जानते हैं, 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि जॉन डाल्टन का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। कनद ऋषि ने सेम चीज़ों को एक्सप्लेन किया था संस्कृत में, लेकिन इनका रिकग्निशन नहीं मिला था। इसलिए क्योंकि ये कंफर्म नहीं अभी तक चल पाया है कि उन्होंने ही कहा हुआ है, लेकिन ऐसा उस समय में उस जगह पे ऐसा हुआ होगा तो ये मान के चलते हैं कि उन्होंने ही किया होगा। ठीक है। तो बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात चल रही थी। एक बात बता दूं कि उस ज़माने में जब ये सब बातें चल रही थी तो इलेक्ट्रिसिटी, माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी कर दिया था। उस समय इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत अच्छे काम भी चल रहे थे लैब में। उन्होंने बताया था कि ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है। ये आपस में जब टच करेंगे तो स्पार्क होगा। ये सारे के सारे माइकल फैराडे ने पहले ही बता रखा था। ठीक है। तो पहले के जो लोग थे, जो पादरी लोग होते हैं, प्रीस्ट लोग, वो लोगों को डराया करते थे। उस जमाने में भी दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते थे, एक आस्तिक और एक नास्तिक। एक आस्तिक उनको जो धर्म के अपने रक्षा करने वाले जो प्रीस्ट लोग थे और लोगों को बताते थे कि दैवी प्रक्रिया है जो भी फेनोमेना होता है। ठीक है। नेचुरल फेनोमेना को उन्होंने दैवीय प्रक्रिया से जोड़ देते थे कि ये नेचुरल फेनोमेना ना होकर के ये जो भी है भगवान का ही दिया हुआ है, वो भी सारा का सारा करवाते हैं। ठीक है। और उस ज़माने में एक और कम्युनिस्ट था साइंटिस्टों का, जो कि रियलिटी पे बेस्ड था। वो जो चीज़ों को देखते थे एक्चुअली में क्या है, वास्तविकता क्या है, उस पर वो सर्च करते थे, खोज करते थे, फिर विश्वास करते थे। ठीक है। तो उस ज़माने में भी दो तरह के लोग हुआ करते थे। तो पादरी लोग क्या करते थे, लोगों को डराया करते थे। बोलते थे कि जो बिजली का चमकना होता है, बादल का गरजना होता है, जो आंधी तूफान आ जाते हैं अचानक से, सुनामी जैसा पूरा एकदम बाढ़ आ जाती है, तो ये सारी के सारी चीज़ें जो हैं ये भगवान करते हैं, दैविक प्रक्रिया है ये। जब कभी भी मानवता का देखते हैं कि खतरे में पड़ गया है या फिर जो भी मानव अपना पापों का कर्म बढ़ाने लगता है, जब उचित उनको नहीं लगता है तो भगवान क्या करते हैं, वो गुस्सा प्रकट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बादल गरजना, बिजली चमकना। और बहुत सारे ऐसे तो होते हैं कि किसी किसी पे बिजली गिर जाता है, मर जाता है वो। ठीक है। कहीं कहीं बाढ़ आ गया, पूरा गांव के गांव बह गया। तो ये उन बताया करते थे कि भगवान जब गुस्सा प्रकट करते हैं तो इस प्रकार का फेनोमेना होता है, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और अपने धर्म की रक्षा कीजिए। ठीक है। लेकिन उनके अलावा भी एक कम्युनिस्ट जो साइंटिस्टों की थी, उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जो पादरी बोल रहे हैं ना, वो मुझे कुछ सच नहीं लग रहा है। ठीक है। जो बता रहे हैं कि नेचुरल फेनोमेना जो बादल का गरजना है, बारिश का होना है, आंधी तूफान आना है, ये सारे के सारे दैविक प्रक्रिया है, ये हमको सच नहीं लग रहा है। ये सारे के सारे फिजिकल फेनोमेना है। क्योंकि माइकल फैराडे ने बता रखा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक साउंड भी क्रिएट होता है और वहाँ पे एक लाइट भी क्रिएट होता है। तो ये तो छोटा सा यूनिट है ना। बादल जैसे वैसा ही कुछ चार्ज होता होगा और वो आपस में टकराते होंगे। क्योंकि वहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल होता होगा, इसलिए बिजली जब कड़कती है तो आपस में टकराने की वजह से ही होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जब आपस में टकराते होंगे तो वहाँ पे बिजली कड़कता होगा और साउंड का भी प्रोडक्शन होता होगा। ऐसा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक अमेरिका के चर्च पे, जो बहुत बड़ा सा चर्च था, उस पर चढ़ करके पतंग बनाया मेटालिक और वायर से कनेक्ट करके उन्होंने उड़ाया और इतना लंबा तार छोड़ा, धागा जिसको बोलते हैं, उसमें एक की भी लगाया हुआ था और
बहुत लंबा छोड़ करके, इतने लंबा छोड़ा कि बादल को लगभग टच कर रहा था, और उस दिन को चूज किया जब आंधी तूफान, तेज बादल का गरजना और बिजली का चमकना हो रहा था। उसमें वो चर्च पर चढ़ करके ऊंचाई पे और वो पतंग उड़ा रहे थे, और उन्होंने झटका भी खाया जब बादल गरजी थी। झटका खा करके गिरे थे, और उस की से जो उसमें अटैच किए हुए थे उस की से उन्होंने सायरन भी बजाया। ठीक है, तो ओवरऑल ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी बादल का गरजना होता है ये कोई दैविक प्रक्रिया नहीं है, ये आपस में जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है और वो बिजली चमकती है। इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कहीं कहीं ये बातें सत्य नहीं लिखा गया है। आप भी कभी गूगल करके देखिएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हो सकता है कि डिटेल से और भी आपको कुछ पता चले, तो आप करके देखेंगे। तो वहाँ पे इसको बहुत लोगों ने झूठ भी कहा कि आप पतंग उड़ाने गए थे, बिजली का झटका जो बादल गरजता है उसका अगर लगेगा तो आपकी मौत हो जाएगी, वो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। फिर आगे एक्सपेरिमेंट क्या करें, आप क्या सायरन फिर बात बजाएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत लोगों ने गलत भी बताया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी बादल का गरजना होते हैं ये सारे के सारे फिजिकल फेनोमेना है, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा मोल दिया था। जब आपस में नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा उसका डिस्कवरी चला था, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बना हुआ है, हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ते भी हैं 12th क्लास में, 10th में भी शायद दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से बताया भी जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब बोला तो पादरियों को धक्का लगा। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग तो साइंटिस्ट हो भाई, है ना, अब साइंटिस्ट हो तो जो दैवीय प्रक्रिया हो रहा है, जो बादल का गरजना है, जो साउंड होता है, उस प्रकार का चमक होता है, क्या तुम लोग ये लैब में करके दिखा सकते हो? तो उस समय तो सभी को शांत थे। तो उसमें से इस चैलेंज को उन्होंने चैलेंज किया, पादरी लोग जो भी थे, प्रीस्ट लोग, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। उन्होंने खुलेआम चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल इसको हम लोग कर सकते हैं, और अगर आप बादल का गरजना, बिजली का चमकना, इन सभी को दैवीय प्रक्रिया कह रहे हैं, देवताओं का काम कह रहे हैं, तो अगर मैं ये काम कह दूं तो मैं भगवान बन जाऊंगा फिर तो, है ना, आप उस प्रकार से हमें फिर सम्मान देंगे जिस प्रकार से देवताओं को देते हैं। तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लैब में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अब चैलेंज को जब एक्सेप्ट कर लिए तो अब सोचना स्टार्ट कर लिए कि आखिर ये ऊंचे आसमान में बादल जहाँ पे उड़ते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उसका इन्वायरमेंट क्या होता होगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रेशर कम होते जाता है, और जब वहाँ पर जाएंगे जहाँ पे बादल ये सब फेनोमेना होता है तो वहाँ पे बहुत ही प्रेशर कम रहा होगा। गैस की बात करें तो गैस जो होते हैं एयर में, यहाँ पे तो एयर है तो हर तरह का ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जैसे जैसे ऊपर आप उठेंगे तो जो भी भारी गैसेस होते हैं ऊपर में नहीं मिलेंगे, CO2 तो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। तो ऊपर जब हाइट में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो लाइट गैस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जो कि इनर्ट गैस है, हीलियम गैस, उस प्रकार के गैसेस आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्यूब बनाया इस प्रकार का। इस ट्यूब स्टार्टिंग में ये 1 मीटर था जब वो काम करना स्टार्ट किए थे, और यहाँ से एक इस प्रकार का सेटअप बना दिया, और इससे उन्होंने अटैच किया सक्शन पंप। ये सक्शन पंप है। सक्शन पंप में क्या होता है कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग इसमें प्रेशर को कम या बेशी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो इसके द्वारा आप प्रेशर बढ़ा सकते हैं, कम प्रेशर चाहिए तो सारे के सारे सक करके गैस को निकाल दीजिए। गैस जितना कम रहेगा प्रेशर उतना कम रहेगा। और इससे क्या किए, उन्होंने 2 प्लेट को अटैच कर दिया। अब अटैच करने के बाद यहाँ से एक पावर सप्लाई दिया उन्होंने और इससे अटैच कर दिया। एक बैटरी अटैच किया। इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल था ये वाला, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा,
और यहाँ से पॉजिटिव बोला, ये पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये डीसी आप उन्होंने इस्तेमाल किया बैटरी, ये पावर सप्लाई दिया तो इन्होंने 10,000 वोल्ट लगभग क्रिएट किया। और प्रेशर जो था, प्रेशर, ये प्रेशर कुछ उसी प्रकार से क्रिएट किया जैसे ऊपर में था। तो ये लगभग आपका 10⁻⁻4 ATM। तो पोटेंशियल उन्होंने 10,000 वोल्ट इस्तेमाल किया और प्रेशर 10⁻⁻4 ATM। अब उन्होंने क्या किया कि जब स्विच को इसको ऑन किए, जब यहाँ पे पावर सप्लाई दिया, तो उन्होंने क्या देखा कि इस प्लेट से, इस ट्यूब में ये पूरा का पूरा अचानक से ये लाइट देने लगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बादल में बिजली चमकने के समय जिस प्रकार से लाइट देते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरा लाइट होने लगा, ठीक है। और साउंड भी कुछ उसी प्रकार से निकलने जैसे बादल गरजते हो, बादल गरजने के जैसा यहाँ पे साउंड भी आने लगा और लाइटनिंग भी आने लगा जैसे स्विच को ऑन किए। तो बड़े ही खुश हुए और खुश होकर के पादरियों के सामने ये एक्सपेरिमेंट को रखा। ये ट्यूब 1 मीटर था, ठीक है। और यहाँ पे 1 मीटर का लेकर के जब ये फेनोमेना हुआ तो ये पादरियों को दिखाने के लिए काफ़ी था और ये बताने के लिए काफ़ी था कि जो भी बादल का गरजना और बिजली के चमकना दैवीय प्रक्रिया न होकर के ये एक फिजिकल फेनोमेना है जो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में स्पार्क करते हैं, तो इस प्रकार का होता है। तो जब इनने स्विच को ऑन किया, बहुत ही हाई ये पोटेंशियल था, तो ये पूरा का पूरा लाइट हो गया। इतना लाइट हुआ कि पता ही नहीं चला कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये पादरियों को दिखाने के लिए काफ़ी था एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने दिखाया भी। और दिखाने के साथ ही जे थॉमसन बड़े ही फेमस हो गए कि इन्होंने कर दिखाया। और इनका नाम जो था जे थॉमसन, नाम था जे थॉमसन, ठीक है। इनका नाम के आगे अब लग गया सर। अब इनको कोई जे थॉमसन नहीं कहते थे, क्या बोलते थे? सर जे थॉमसन, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है। अब ये तो दिखा दिए पादरियों को और एक्सपेरिमेंट भी हो गया कि जो भी बादल का गरजना, बिजली के चमकना जो है ये दैवीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये फिजिकल फेनोमेना है। तो अब यहाँ से ये तो दिखाने के लिए काफ़ी था, लेकिन जे थॉमसन ने इसको करने के बाद अब वो सोचने लगे कि आखिर ये तो हो गया है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका आंसर हमको नहीं मिल पा रहा है। जैसे जब ये स्विच को ऑन किया तो पूरा का पूरा ट्यूब ही लाइट हो गया, जिस प्रकार से बिजली चमकता है और साउंड भी दे रहा है, बल्कि वो साउंड तो 1 या 2-3 सेकेंड के लिए होता है, लेकिन ये ऐसा है जो स्विच को ऑन किए रहेंगे तो 1 से 2 मिनट तक लगातार हम इसको जला सकते हैं और उस तरह का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो जो एक्चुअली में होता है उससे भी बढ़िया है। तो जे थॉमसन ने भी बोला था कि वो तो 1-2 सेकेंड के लिए होता है, लेकिन ये तो 1-2 मिनट तक करवा सकते हैं, तो उनसे तो हम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर इसको दैवीय प्रक्रिया मानते हो तो मैं तुम्हारे लिए भगवान हो गया, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के साथ ही बहुत सारे सवाल ऐसे आए, जैसे जब ये लाइट होगा तो ये लाइट आखिर निकला किधर से? इसको हम लोग नेगेटिव है तो इसको हम लोग कैथोड बोल रहे हैं, और ये जो है ये एनोड है। तो एनोड है तो ये प्लेट एनोड प्लेट कहलाया और ये कैथोड है, ठीक है। तो ये कैथोड और ये एनोड। तो लाइट जब यहाँ पे होने लगा तो आखिर ये रेज निकला किधर से? कैथोड की तरफ से निकला या एनोड की तरफ से निकला? क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करते पूरा लाइट हो जाता था, पता ही नहीं चलता था, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये लाइट निकल रहा है तो क्या ये एटम है या एटम से भी छोटा पार्टिकल्स है या कोई चार्ज पार्टिकल है कि न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ठीक है। इसमें कुछ मास है या नहीं है, ये बहुत सारे सवाल दिमाग में आने लगे। तो इन सभी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने हर एक सवाल का आंसर पाने की कोशिश किए। तो इस एक्सपेरिमेंट के साथ ही आज के क्लास में यहीं पे जस्ट इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और उसका क्या क्या कंक्लूजन हुआ, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो रेज निकल रहा था वो कैथोड रेज कैसे कहलाया, ठीक है, उसके पीछे एक्सपेरिमेंट क्या था और इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। तो इसको हम लोग
अगले क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।